हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मैं भी अच्छा हूँ और आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, हम देखिए आज एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंदर देखिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके की पॉइंट्स वगैरह या फिर उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स वगैरह हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम इसको इजी वे में क्या कर सकें, समझ सकें। चलिए धीरे धीरे हम एक एक टर्म पे यहाँ पर चलते रहेंगे और आपको समझ में आता रहेगा। और कोशिश करिए, जहाँ नहीं समझ में आया आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछ सकते हैं आप, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम पढ़ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। जो पहला वाला है इलेक्ट्रो, जिसका मीनिंग होता है चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, ग्रीक वर्ड है ये। और स्टैटिक की हम बात करें तो उसके लिए हम टर्म यूज में ले सकते हैं स्टेशनरी। और स्टेशनरी का मतलब होता है एक कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो। तो फिर कंबाइंड फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन हम दे तो क्या दे सकते हैं कि एक ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the electric effect of a static charge। स्टैटिक चार्ज का मतलब जो चार्ज किस में है, रेस्ट में है, मतलब जो मूव नहीं कर रहा है, मोशन में नहीं है, उस चार्ज की स्टडी हम जिस ब्रांच में करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वी कैन से द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ए स्टैटिक चार्ज। यहाँ पर देखिए एक टर्म है चार्ज, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे नई नई टर्म्स आती रहेंगी और उन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम बात करें तो बेसिकली ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जिसके ऊपर हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। जैसे हम मास के लिए बात करें तो हम बोले कि मास का मतलब मास में कुछ होता है क्या, बस वही बात। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम बात कर सकते हैं कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है उस बॉडी या मटेरियल में एक ऐसा फीचर डाल देती है जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है और साथ ही उसको क्या भी कर सकती है, एक्सपीरियंस भी कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, फील कर सकती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो चार्ज के टाइप हैं वो कितने टाइप हैं, दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग जो होता है वो है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जो नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब इसका अपोजिट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी मटेरियल में या किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वहां पर नेगेटिवली चार्ज का अमाउंट जो है इन कंपेयर टू पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज होने से वो बॉडी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टाइप है चार्ज के वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में किया था, उन्होंने कोई दो मटेरियल को रब किया और कुछ एक्टिविटीज वहां पर देखी गई। और एक्टिविटीज में उन्होंने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में रिपल्स कर रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कुछ जो अट्रैक्ट और रिपल्स कर रहे थे उनको आपस में कांटेक्ट में लाने के बाद अगेन उनको एक दूसरे के पास में लाया जा रहा है तो वो ना रिपल्स कर रहे हैं ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनके जो इफेक्ट हैं वो नेगलेक्ट हो रहे हैं। और नेगलेक्ट कोई चीज कब होती है, जब एक में पॉजिटिव फीचर हो और दूसरे में नेगेटिव फीचर हो। सिमिलरली टू द मैथ, इफ आई ऐड इन द +5, अगर मैं +5 और -5 को ऐड करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 0। मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 0। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को क्या कर रही है, नेगलेक्ट कर रही है। तो सिमिलरली वहां पर भी ऐसा ही था। इस बिहाफ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, चार्ज के दो टाइप डिफाइन कर दिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं कि वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है
एटम की स्ट्रक्चर समझने की, तो एटम की स्ट्रक्चर बेसिक रूप से छोटी क्लासों में सब बच्चों ने पढ़ा है कि एटम क्या होता है और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटम के लिए हम बात करें तो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मटेरियल का, जिसको अपन और ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके तो और 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर होते हैं। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो रदरफोर्ड ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने एक रदरफोर्ड, थॉमसन, कई लोगों ने एटम मॉडल पे वर्क किया है। तो यहाँ पर उन सब से कंक्लूजन अगर अपन देखें तो जो एटम होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है उस वहाँ पर न्यूक्लियस होता है और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज की बात हम करें तो वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बट जो पार्टिकल है कौन सा, न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन, उसका नाम है न्यूट्रॉन और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसका नाम भी न्यूट्रॉन रखा हो शायद। और फिर हम बात करते हैं तीसरे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वल होता है किसकी, प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और साथ ही एक एटम के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एटम। यानी कि एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के अमाउंट के, जिसकी वजह से जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है और उस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और नेट चार्ज की हम बात करें तो एक एटम के अंदर कितना होता है, 0। तो यहाँ से हम रिजल्ट दे सकते हैं कि एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। उस पर उसका नेट चार्ज कितना होता है, 0। हम ये नहीं बोल सकते कि एटम के अंदर चार्ज नहीं होती, चार्ज पार्टिकल होते हैं, बट उन चार्ज पार्टिकलों का टोटल चार्ज अगर मिलाया जाए तो वो 0 होता है। तो एटम का जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0। हाँ, फिर आता हूं मैं वापस कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के लिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज हाउ। बताइए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल पे चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, बट कैसे, तो उसको एक्सप्लेन किया है मैंने। देखिए 2 एटम लेके, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, और पहले वाले एटम ए के लिए हम बात करें तो मैंने पीछे बताया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन पे नेट चार्ज कितना रहता है, 0। सिमिलरली बी पे भी यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 0। बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि हम अगर इनको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दें एटम्स को, तो जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होते हैं, उनको थोड़ी एनर्जी मिलते ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपने ऑर्बिटल को छोड़ के उस एटम को छोड़ देते हैं। और एटम को छोड़ने पर वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से इमिट हो जाते हैं। इमिट होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कम हो गए। प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, तो इन कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब हम को ऐड करेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, या फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया किससे, नेगेटिव चार्ज से, तो जो नेट रिजल्ट आएगा चार्ज का वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। बट इन द केस ऑफ बी, द बी इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ए जब इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है और उन इलेक्ट्रॉनों को अगर सपोज करो बी ने गेन कर लिया है, तो इसके पास इनिशियली बिफोर इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन वाज द इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर ये एटम भी न्यूट्रल था, बट जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। मींस वी कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी ग्रेटर टू द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज, और रिजल्ट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस एटम बी पे जो नेट चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यही रीजन है कि एक बॉडी अगर इमिट कर रही है और एक बॉडी गेन कर रही है, तो जो बॉडी इमिट करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज। इमिट करने का मतलब वो इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही है, तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रही है उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो देखो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा और चार्ज के टाइप के बारे में पढ़ा। अब हम बेसिक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम के बारे में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है चार्ज के अंदर। क्योंकि चार्ज के बारे में तो हमने समझ लिया है कि व्हाट इज द चार्ज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चार्ज, चार्ज के क्या क्या टाइप्स हैं, वो सब हमने बात कर लिए। अब बात करते हैं कि देखिए चार्ज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है, उस सब के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पे मेंशन करी है, उन सब के बारे में अपन डिटेल से समझ लेते हैं। और हाँ, मैं बोर्ड पे इसीलिए ये सब कुछ लिखता हूँ कि जो बच्चे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको लिख सकते हैं या फिर प्रिंट ले सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। व्हाट इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, कि चार्ज को हम कैसे ऐड करें। अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उनको कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी चार्ज, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो अगर उस सिस्टम का हमें नेट चार्ज फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब होता है कि जो चार्ज जिस नेचर के साथ है उसी नेचर के साथ उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव ही लेना है, अगर वो नेगेटिव है तो आप उसको क्या ही लेना है, नेगेटिव लेना है। सो here a system is given which have the number of charges q1, q2, negative q3 and dot dot qn. So if I want to calculate the net charge of the system, then the net charge of the system will be according to this property the algebraic sum of the all charges, and the algebraic sum of all the charges q will be is equal to q1 plus q2, and the q3 is in nature of negative, so here I have taken the negatively to the q3. So the net charge q is equal to q1 plus q2 minus q3 plus dot dot qn. So this is the एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके लिए देखिए आप एक सिंपल सा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको सिस्टम दे दिया जाए एक, और उसके अंदर जैसे बोलिए फर्स्ट चार्ज इज -5 कूलम, व्हाट इज द कूलम, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कि जो चार्ज की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है, कूलम। तो इसके बारे में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो -5 कूलम जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है सपोज करो, और यहाँ पर +100 कूलम है, और कहीं पर और सपोज करो -50 कूलम रखा हुआ है। तो अगर आपको इसका नेट चार्ज क्यू निकालना है तो आप सिंपल वे में 100 - 5 - 50, तो टोटल कितना आ गया 100 में से 50 नेगलेक्ट हुए तो कितने बचे 50, और 50 में से फिर 5 आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितने आए 45 कूलम। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम के पास नेट चार्ज कितना है 45 कूलम। ओके, तो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लाइक चार्जेस रिपल्स टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज? Like charge and unlike charge. Like charge means same type of charge, and unlike charge opposite type of the charge, or we can say like charges are here example is taken. Suppose two charges are have the same nature. Suppose both are positively charged, then they will repel to each other. If they are negatively both, then they will also repulse. So we can say like charge repels to each other. मतलब एक तरीके के जो चार्ज होंगे, सेम टाइप के जो चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। वो एक दूसरे पर रिपल्सिव टाइप का क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे कूलम्ब्स लॉ के अंदर। कूलम्ब्स लॉ जो भी है आगे वीडियो में आता रहेगा।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक चार्ज। तो जैसे चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इनके बीच कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्टिव। कौन से नेचर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्टिव नेचर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो चार्ज है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहता है। मींस आई कैन से द चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मास। मास के बिना चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए मैंने देखिए एक एग्जांपल भी आप लोगों को बताए हैं। तो पहला एग्जांपल अगर मैं फोटोन की बात करूं तो आपको पता होगा फोटोन की प्रॉपर्टी के बारे में। फोटोन रेस्ट मास, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 0। तो यहाँ पर मास नहीं है तो इसका मतलब इस पर चार्ज भी कितना होता है, 0। और हम जानते हैं कि जो फोटोन है एक टाइप का कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो बोल सकते हैं कि मास के फोटोन के पास मास भी नहीं है और चार्ज भी नहीं है। सो वी कैन से द चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। और एक ऐसा एग्जांपल जिसमें चार्ज है तो मास भी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 into 10 की पावर -31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन हियर नेगेटिव 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ओके, तो ये था कि चार्ज हमेशा एसोसिएट रहता है किसके साथ, मास के साथ। बट इन द केस ऑफ मास दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज भी होगा। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल बट it has the mass, means we can say the neutron does not has the charge but it has mass। तो हम बोल सकते हैं कि मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है बट चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम मास से रिलेटेड बात चल रही, तो इसके साथ एक पॉइंट और हम क्लियर कर लेते हैं। मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। यानी कि हमेशा अगर कोई आइडेंटिकल बॉडीज है, आइडेंटिकल बॉडी का मतलब एक ही टाइप की बॉडी, सेम टाइप की बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रूथ है कि अगर मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन टू द मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज। आइडेंटिकल बॉडी का मतलब सपोज करो, देखिए मैंने एक एटम लिया, मान लो सपोज करो ये एटम ए है, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। ठीक है, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो एटम्स के ऊपर जो चार्ज आता है या फिर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है। तो सपोज करो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। सपोज करो ए से बी में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, मतलब इसका इनिशियल मास n0 तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, n0। बट यहाँ जब इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो आप इजी वे में बता सकते हैं कि ए पॉजिटिवली चार्ज होगी और बी नेगेटिवली चार्ज होगी। ए पॉजिटिवली चार्ज होगी और बी नेगेटिवली चार्ज होगी बिकॉज ए इज इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड द बी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। So in the case of A here deficiency of electron, but in the case of B excess of electron. After transferring the electron, the sum mass from the A transferring from A to B, because we know the electron has the mass which is 9.1 into 10 की power -13 kg. If one electron is transferred, then the mass is how much mass is transferred, 9.1 into 10 की power -31 kg. If two electrons are transferring from A to B, how much mass is transferring, 2 into 9.1 into 10 की power -13 kg. ओके, तो कुछ मास यहाँ से क्या हो रहा है, A से B में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। A से B में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो A के मास में क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। बट सिमिलरली बट इन केस ऑफ B, B के पास ये इलेक्ट्रॉन जाके जमा हो रहे हैं,
जाके क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, इसके पास बी इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का मास किसके ऊपर जाके चिपक रहा है, बी के पास, तो बी का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एम बी will be greater than m of a, and we know the a is positively charged and b is negatively charged, so we can say the mass of negatively charged body is always greater than to the mass of negatively charged bodies for the identical bodies. Okay, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप मेरे को जरूर बताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चार्ज क्वांटाइज्ड, दिस फिनोमेना और दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इसी से हमें पता चला किसके बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर या फिर किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द चार्ज के होता है। चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हियर the term is fundamental. Here the term is fundamental unit of electric charge. What is the meaning of fundamental unit of electric charge? फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि चार्ज का सबसे जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है वो क्या होता है। तो हम देख चुके हैं एटम सबसे किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल, और उसमें भी फिर इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा, और इलेक्ट्रॉन को अपन और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। और वी कैन से दिस इज द क्वांटा ऑफ द चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज? क्वांटा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्वांटा का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की स्मॉलेस्ट अमाउंट की हम कहीं भी अगर कोई चीज़ ले जाना चाहते हैं तो स्मॉलेस्ट अमाउंट में कितना लेके जा सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे एक बिस्किट का बॉक्स है, या फिर बिस्किट का कार्टून्स है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब उसको एक बिस्किट का पैकेट है, उसमें से अगर एक बिस्किट निकाल लिए जाए तो उन बिस्किट्स का क्वांटा क्या हो गया, वन पीस, एक पीस बिस्किट का एक पीस क्या हो गया, उसका क्वांटा हो गया। तो टोटल अगर मैं पूछूं कि उसमें टोटल कितने बिस्किट हैं, तो जितने क्वांटा आपने निकाले उतने क्या हो गए, बिस्कुट हो गए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी के ऊपर वो हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। E इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड 1 E इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। ओके, and here the two signs are used, the plus and minus. If the body is positively charged, then the quantization according to quantization of charge we can write Q is equal to plus NE, but in the case of negatively charged body Q can be written as minus NE. Here the symbol positive and negative are representing the body is positive or negative. Okay, so this is the quantization of charge। आपको quantization of charge समझ में आ गया होगा, और इसको और अच्छे से आप समझना चाहते हो तो देखिए मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को। देखिए वो क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, दो बॉडीज हैं, एक A है और दूसरी कौन सी है, B है, ठीक है। अब अगर इस बॉडी, आपको पता है कि चार्ज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलेगा तो वो पूरा का पूरा ही निकलेगा, ऐसे तो है नहीं कि भाई अपन आधा इलेक्ट्रॉन निकालना है और आधा इसी के पास छोड़ दें। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ऑफिस से निकालोगे, या 2 निकालोगे, या 3 निकालोगे, या 4 निकालोगे, या 5 निकालोगे, 1000 निकालोगे, जो भी निकालोगे आप इसमें इंटीग्रल फॉर्म में निकालोगे, यानी कि पूरे निकालोगे। ऐसे नहीं निकालोगे कि भाई हाँ इसमें से 2/3 इलेक्ट्रॉन्स आप बाहर निकाल लीजिए, 1/3 इलेक्ट्रॉन्स आप बाहर निकाल लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर देखिए जो हायर स्टडी के बारे में बात करें, अभी कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मिले हैं जैसे क्वार्क वगैरह हैं, जिन पे जो चार्ज होता है 1/3 E होता है, तो वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो स्टेबल नहीं है, तो उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो अभी क्वांटाइजेशन के बारे में हम सोचेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन या निकलेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो प्लस का, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस का 1 E के इक्वल आ जाएगा, इस पर प्लस का
सॉरी ये गेन कर रहा है तो इसके ऊपर -1 ही आ जाएगा। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर प्लस का 2 ही आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा माइनस का 2 ही। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस पर नेट चार्ज आ जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के इक्वल क्या आ रहा है, इसका नेट चार्ज आ रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट लास्ट इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। इनवेरिएंस ऑफ द चार्ज का मतलब होता है कि जो हमारा चार्ज है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। इनवेरिएंस ऑफ द चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता है, it is not depend on the frame of reference, it is not depend on the frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या है कि वो जो चार्ज है वो एज पॉसिबल एज किसी भी वेलोसिटी से अगर मूव करें, किसी भी वेलोसिटी से अगर मूव करें तो उस चार्ज के नेचर और मैग्नीट्यूड में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आता है। यानी कि 5 कूलम चार्ज को अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव करवाऊँ या 10 मिलियन पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से मूव करवाऊँ या फिर मैं कैसे मूव करवाऊँ उसको 10 मिलियन मीटर पर सेकंड से भी मूव करवाऊँ तब भी उसके मैग्नीट्यूड और नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स I can write the q in the motion condition will be equal to q in the rest condition. Here I have written q is moving condition will be equal to q in the rest. Or we can say if the velocity of the charge is 0 or the velocity of the charge is very high, the charge will not change. The charge remains constant, and this concept is known as invariance of charge. Okay. Here a very special term is specific charge. Specific charge. Specific charge. What is the meaning of specific charge? This is the charge. This is the charge per unit mass. This is charge per unit mass is known as specific charge. So we can write the specific charge Q specific will be equal to Q by m. Q by m, and the m is depends on frame of reference. M is depends on frame of reference. If m is depend on frame of reference, then we can say the Q specific will depend on the frame of reference, or we can say the specific charge not follow the invariance of the charge, or we can say the charge follow the invariance of charge, but specific charge does not follow the invariance of charge. यानी कि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, बट टर्म आ जाए स्पेसिफिक चार्ज वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज को देखते हैं तो वो स्पेसिफिक चार्ज किस पर डिपेंडेंट है, मास पर डिपेंडेंट है, और मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है एक रेस्ट मास होता है, एक डायनामिक मास होता है। रेस्ट मास अगर सपोज करो m मास है तो डायनामिक मास को हम क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हियर द मास इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, हियर mass is depending on the velocity, but invariance is told us the charge not depend on the speed but mass depend on the speed, so the specific charge will depend on the speed. So we can say the charge follow invariance of the charge but specific charge does not follow invariance of the charge.